मैं हूं लाहौर सेंट्रल जेल का बैरक नंबर 14, जिसने 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे देखे। मैंने उस नुकसान को देखा जो मौत के साए में भी रोशन थी। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो कभी उन रातों की खामोशी में गुनगुनाई गई थी। ये कहानी है एक सच की, एक जुनून की और एक वीर के अंतिम लम्हों की। उसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं बैरक नंबर 14। मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे वो दिन याद है जब भगत सिंह अपनी फेवरेट किताब लेनिन पढ़ रहे थे। फिर वो खड़े हुए और आईने की तरफ बढ़े। उन्होंने आखिरी बार आईने में अपनी शक्ल देखी। मैंने देखा भगत सिंह के चेहरे पे कोई डर नहीं था, बस वो वीरों की तरह मुस्कुरा रहे थे, मानो जैसे वो कह रहे हों, मुझे अपनी मौत का डर नहीं। अगर मेरी कुर्बानी किसी के जहन में एक सवाल जगा दे तो मेरा ये सफर कामयाब हो जाएगा। उस दिन एक अजीब सा दिन था। रात में आंधी आई थी। सुबह आते आते हर चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन शाम को तकरीबन 4 बजे वार्डन चरण सिंह ने सभी कैदियों को अपने बैरक में वापस जाने के लिए मजबूर किया। जब कुछ कैदियों ने उनसे इस चीज का कारण जानना चाहा तो उन्होंने उसका कोई कारण नहीं बताया, बस कह दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऐसा करने के पीछे वजह थी, हिंदुस्तान में भगत सिंह के लिए सपोर्ट बढ़ रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था इससे उनकी हुकूमत कमजोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि भगत सिंह को हम कल नहीं बल्कि आज रात 7 बजे ही फांसी देंगे। अभी सारे कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है कि इतने में जेल का नाई बरकत वो सभी दीवारों और सेल के पास से फुसफुसाता हुआ गुजरा कि आज ही भगत सिंह को फांसी देंगे। कैदियों ने बरकत से गुहार लगाई कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाके दे दे, ताकि वो अपने पोती पोतियों को बता सकें कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत ने भगत सिंह के सेल में जाकर उनका कंघी और पेन लाकर कैदियों में दे दिया। समस्या थी कि कैदियों में से कौन वो कंघी और पेन रखेगा, जिसके लिए कैदियों ने लकी ड्रॉ किया। अब कैदी चुप हो चले थे। अब सबकी निगाह उनके सेल के सामने जाने वाले कॉरिडोर पे लगी हुई थी, जहां से कुछ देर बाद भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु गुजरने वाले थे। थोड़े टाइम पहले जब भगत सिंह इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तो भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके इनकलाब से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श कच्चा था, यहां तक कि उस पे घास उग चुकी थी। कोठरी में बस इतनी जगह बाकी थी, बामुश्किल उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर मुश्किल से आ पाता था। भगत सिंह को फांसी देने से सिर्फ 2 घंटे पहले उनके वकील आसिफ अली उनसे मिलने आए थे। आसिफ अली कांग्रेस के एक बड़े नेता भी थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप हिंदुस्तान को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भगत सिंह उस वक्त किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी निगाहें हल्की सी ऊपर उठा के कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद भगत सिंह ने अपने वकील आसिफ अली से कहा कि आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह ने अपने जेल के सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया
कि उनका मन घर का खाना खाने को कर रहा है। तो बेबे ने उनसे वादा किया कि मैं आपके लिए आज अपने घर से खाना लाऊंगा। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जब उस दिन बेबे सेंट्रल जेल पहुंचे तो बेबे को भगत सिंह से मिलने नहीं दिया गया। बेबे का असली नाम बोधा था, लेकिन भगत सिंह उन्हें बेबे कह के बुलाते थे, यानी माँ। फिर मैंने देखा कि अंग्रेजों की पूरी एक टुकड़ी मेरी ओर बढ़कर आ रही है। उनके जूतों की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। बाहर इतना शोर था, लेकिन बैरक नंबर 14 जहां भगत सिंह थे वहां अभी भी सुकून और शांति थी। जेलर ने उनसे कहा, चलो भगत, टाइम आ गया है। मुझे याद है भगत सिंह ने कहा था, क्या तुम मुझे इस किताब का एक चैप्टर पूरा भी नहीं पढ़ने दोगे? जेलर ने अपनी नजरें झुका ली और भगत सिंह के लिए उनका बैरक खोल दिया। फांसी घर की तरफ चलते वक्त भगत सिंह और उनके साथियों के होठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी से ठीक पहले जेलर चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा के कहा, भगत, वाहिगुरु को याद करो। भगत सिंह ने कहा, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया और कई बार तो मैंने गरीबों की हालत देखकर ईश्वर को कोसा भी है। अगर इस वक्त मैं उससे माफी मांगूंगा तो ईश्वर कहेगा ये कितना बड़ा डरपोक भी है। इसका अंत सामने आ गया, इसलिए ये माफी मांग रहा है। तभी भगत सिंह ने गाना गाना शुरू किया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उसके बाद उन तीनों शहीदों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद। इन तीनों की आवाज सुनते ही जेल के सारे कैदियों ने भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। भगत सिंह ने उस दिन इतने जोर से नारे लगाए थे कि जेल के आसपास के घरों तक उनकी आवाज पहुंची थी। तीनों क्रांतिकारी युवाओं के गले में रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पे लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर तीनों को फांसी दे दी और उनके पैरों के नीचे लगी तख्ती को हटा दिया। काफी देर तक उनके शव रस्सी से लटकते रहे। फिर शवों को उतार के डॉक्टर जे नेल्सन ने उन्हें मृत घोषित किया। पहले वहां के अधिकारियों ने यह फैसला किया था भगत सिंह और उनके साथियों को जेल में ही जलाया जाएगा, यानी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उन्हें डर था जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ कहीं जेल पे हमला ना कर दे। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया। वहां से एक ट्रक अंदर आया और तीनों शवों को बहुत बुरी तरह से उनमें फेंक दिया गया। आनन फानन में शहीद भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुसैनी वाला फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे किया गया। ये स्थान आज भी भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास है। फांसी उनके लिए मौत नहीं थी, एक मिसाल थी। जिस देश ने भगत सिंह जैसा बहादुर पैदा किया हो उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने जान दी ताकि हम जी पाएं, आज़ाद हवा में सांस ले पाएं। दोस्तों, इनकलाब एक नारा नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो हर हिंदुस्तानी के कंधे पर है।